सरोज अपनी बेटी निकिता को समझाते हुए कहती है। देख बेटा, अब घर में ना बहू आने वाली है। अब सारी जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी है। उसे किसी चीज की भी ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो उसको चीजें चाहिए उसको देने की जिम्मेदारी तेरी है। माँ, मेरी जिम्मेदारी क्यों है? आप भैया को बोलो यही। ये बात आप लोग मुझे मत बोलो। भाभी आ रही है इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा काम बढ़ जाएगा। भाभी आ रही है इसका मतलब ये है कि अब तो मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। चुपचाप सारा काम भाभी करेंगी और मैं आराम करूंगी। क्यों माँ, सही कह रही हूँ ना? तू बिल्कुल गलत कह रही है। अरे भाभी नौकरानी नहीं है। वो अपना घर छोड़ के यहाँ आ रही है। वो अपना घर छोड़ के यहाँ आएगी और उसको यहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो उसकी दिक्कत को दूर करना हमारा फर्ज बनता है ना। अरे तू तो उसकी ननद है और छोटी भी है। तेरे से घुलने मिलने में उसे समय नहीं लगेगा और हमसे लगेगा। मैं तभी कह रही हूँ तू भाभी की चीजों का ध्यान रखियो और भाभी को ना अपना दोस्त बना के रखियो। जो अभी तक इस घर में आई नहीं है वो अभी से आपको इतनी प्यारी हो गई है, और अपनी बेटी जो हमेशा से आपकी सेवा पानी कर रही है उसके बारे में आपने सोचा नहीं। खैर कोई बात नहीं, ये तो अभी से पता चल गया कि बहू के आते ही बेटी पराई होगी। आप चाहती हो ना कि मैं आपकी बहू की सेवा करूं, तो ठीक है, आप जो कहोगी मैं वो करूंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आखिर अब मैं भी कुछ दिन की ही मेहमान हूँ इस घर में। अरे तू सच में बहुत पागल है। छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाती है। अरे मैं तेरे से दूर थोड़ी जा रही हूँ। ये तेरी बेटी होने का पद थोड़ी छीन रहे तेरे से। तो हमेशा ही मेरी बेटी रहेगी। लेकिन इस घर में एक नया सदस्य आने वाला है तो उस सदस्य का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। मुझे अपनी बेटी भी प्यारी है और मुझे आने वाली बहू भी प्यारी है। ठीक है माँ, पर लेकिन आपको मैंने पहले कहा था भाई की शादी में मैं वो लाल वाला लहंगा पहनूंगी। कितना भी महंगा हो आप दिलाने वाली हो वो। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल दिला दूंगी। मेरी बेटे की शादी है और तुझे जो चाहिए तुझे सब मिलेगा। एक ही तो भाई है तेरा और उसी की शादी में तेरे को कपड़े नहीं दिलाऊंगी तो क्या पड़ोसी को दिलाऊंगी? तेरा जब मन करे ना तब बता दियो, हम कपड़े लेने चल लेंगे। सरोज अपनी बेटी के साथ साथ अपने बेटे को भी समझाती है कि घर में बहू आ रही है तो हर किसी को ध्यान रखना है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सरोज की आखिरकार बहू आ ही जाती है। बहू आने के बाद सरोज अपनी बहू को काफी प्यार करती है। उसे कुछ दिनों तक तो कोई काम ही नहीं करने देती है। ये सब देखकर निकिता अपनी माँ से कहती है। माँ, आपने ये जरूर कहा था कि आप अपनी बहू का ध्यान रखोगी, उससे प्यार करोगी और बेटी के बराबर रखोगी, लेकिन आप तो इन्हें बेटी के बराबर भी नहीं रख रही हो। अरे इतने दिन हो गए भाभी को आए हुए और वो घर का एक भी काम नहीं करती है, बल्कि मुझे ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं। घर में नया सदस्य आ गया है इसीलिए मेरा काम भी बढ़ गया है, फिर भी आप उन्हें कुछ नहीं कहती हैं। ये क्या चल रहा है? अरे अभी तो आई है, कुछ ही दिन तो हुए। धीरे धीरे सब समझ जाएगी वो। उसको समझने में अभी थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा। उसे आराम से समझने दे। एक काम कर, तू कर ले घर के काम तो छोटी थोड़ी हो जाएगी। बस कहने कहने की बात है, लेकिन आपको तो अब आपकी बहू ही प्यारी है। बेटी दिखती ही कहाँ है। बेटी को घर की नौकरानी बना दिया है, क्योंकि घर की असली महारानी तो घर में आ गई है। मेरी भी शादी करके विदा कर दो। कम से कम शादी के बाद मैं अपने घर तो चली जाऊंगी ना, जहाँ मैं महारानी की तरह राज करूंगी। मुझे भी कोई इतना प्यार करेगा। घर में बहू आने के बाद निकिता को थोड़ी बहुत दिक्कतें होने लगती है। अब निकिता को ये लगता है कि उसकी माँ का प्यार बढ़ चुका है। वो उसकी भाभी को कुछ ना कहकर सिर्फ उसी को डांटती रहती है और ना ही किसी बात पे डांटती है। इसलिए निकिता भी अपनी भाभी से थोड़ा कटने लगती है। अब सरोज की बहू रुचि भी घर के काम करने लगती है। एक दिन सरोज बाजार से आती है और अपनी बहू और बेटी दोनों को बुलाकर बोलती है। ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए कपड़े लेके आई हूँ। और ये सूट कैसा लगा निकिता, बताओ तुम दोनों। माँ, भाभी के लिए इतना अच्छा सूट लेकर आई है और मेरे लिए ये घटिया सा सूट। मुझे पता है कि आपको बेटी से ज्यादा बहू प्यारी है, लेकिन बार बार मुझे ऐसा शो तो मत करिए ना। मुझे बुरा लगता है कि आप अपनी बेटी को छोड़कर अपनी बहू को इतना प्यार कर रही है। अरे मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ ना, तो मुझे ये सब देख देख कर बुरा क्यों नहीं लगेगा। ये भी मत लाती, कम से कम मुझे इतना ज्यादा बुरा तो नहीं लगता ना। अब लेकर आई है और दिखावा भी कर दिया, और ये घटिया सा उठा लाई मेरे लिए। नहीं चाहिए ये सूट मुझे। अरे तू गुस्सा क्यों हो रही है? मुझे लगा तेरे को ये सूट पसंद आएगा, लेकिन तेरे को नहीं पसंद आया है तो कोई नहीं, मैं हम अभी जाके बदलवा के आ ही जाते हैं। और जैसे तुझे पसंद आएगा ना वैसे ले लियो, ठीक है? अब क्या फायदा, अब तो मुझे बोलकर अपना दुख दिखाना पड़ रहा है ना। पहले तो माँ आपको मेरा दुख दिख जाता था, मैं मुंह बनाती थी तभी आपको पता भी चल जाता था कि मुझे कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन अब तो मैं बोल देती हूँ तब भी आपको पता नहीं चलता है। तब भी आप ऐसे ही दिखाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अरे निकिता, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें मेरा वाला सूट पसंद है
तो तुम मेरा वाला सूट रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी तुम चाहो तो दोनों रख सकती हो। भाभी आप तो रहने दो, माँ आपको थोड़ा प्यार क्या करने लग गई। आप तो दिखा रही है कि माँ मेरी ही है। माँ देख रही हो ना आप अपनी बहू को किस तरह से मुझे जला रही है, क्योंकि आप तो मुझसे प्यार करती नहीं हो। आपके लिए बेटी से प्यारी बहू जो है। हे भगवान, इस लड़की का दिमाग ना खराब ही हो गया है। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहू तू रहने दे, एक काम कर, जो तुझे पसंद आ रहा है तू रख ले, इसको छोड़ दे, कोई बात नहीं। निकिता को बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है और वो हमेशा अपनी भाभी से लड़ाई कर लेती है। और सरोज भी हमेशा अपनी बहू की तरफ से बोलती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद निकिता से गिलास टूट जाता है। तभी रुचि कहती है, अरे निकिता, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुमने गिलास तोड़ दिया, थोड़ा ध्यान से काम किया करो ना। बस यही तो सुनना बचा है मेरे लिए। अब तक तो माँ ही मुझे सुनाती थी, अब तो भाभी ने भी सुनाना शुरू कर दिया है। भाभी ये मेरा भी घर है, अगर कुछ टूट रहा है कुछ फूट रहा है तो इसमें आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी आई मुझे समझाने वाली, अरे खुद को देखो फिर आओ मुझे बोलने के लिए। निकिता की बदतमीजी रुचि को लेके बढ़ती जा रही थी और ये सब घर में हर कोई देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता है। कुछ दिनों बाद निकिता का एक्सीडेंट हो जाता है। जब ये बात उसके घर वालों को पता चलती है तो सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तुरंत ही सब लोग भागकर अस्पताल जाते हैं। कुछ देर बाद निकिता को जब पट्टी लग जाती है तो निकिता को घर लेकर आते हैं। सरोज निकिता के सर पे हाथ रखते हुए कहती है, भगवान का शुक्र है तुझे कुछ नहीं हुआ। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता पागल? तेरे दिमाग में ये फितूर कहाँ से आया है? तू मेरी बेटी है, तुम दोनों मेरी बेटियों जैसी हो और तुम दोनों को मैं बराबर रखती हूँ। तुझे पता है जब मुझे पता चला कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है तो मेरी जान ही निकल गई थी पागल। माँ मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। भाभी से दिक्कत होने लगी थी मुझे जब आप बहू बहू करती थी, लेकिन आज जब सबको मेरी फिक्र है तो ये देखकर मुझे एहसास हुआ कि सबके लिए मैं कितनी जरूरी हूँ और सबके लिए मैं कितनी प्यारी भी हूँ। निकिता की गलतफहमी दूर हो जाती है और फिर सब लोग परिवार के साथ मिलजुल के रहने लगते हैं। जानकी रसोई का काम कर रही होती है, तभी वहाँ उसका बेटा दरवाजे पर एक अलीना नाम की लड़की के साथ आता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। पता नहीं कौन सुबह सुबह आ गया है, पहले जाकर देखूं कि कौन दरवाजा तोड़ रहा है, बाद में काम करती हूँ। अरे रुको भाई, आ रही हूँ। अब क्या मेरा दरवाजा ही तोड़कर मानोगे? जानकी जल्दी से दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर उसका बेटा रवि और एक अलीना नाम की लड़की है। वो दोनों शादी की जोड़ी में है। अच्छा तो यही है अलीना, जिसके बारे में तू मुझे रोज बताया करता था। हाँ माँ, यही है। वो क्या है ना, एलिना के माँ बाप चाहते थे उनकी बेटी की विदाई विदेश से ही हो, इसलिए हमें शादी करनी पड़ी। आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना माँ? थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे तो मेरी विदेशी बहू तभी पसंद आ गई थी जब वो वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। खैर कोई बात नहीं, हम छोटा सा फंक्शन कर लेंगे। हाँ माँ, ये सही कह रही हो आप। एलिना आओ, माँ के पैर छुओ। माँ जी आप बहुत अच्छे हैं। रवि आपके बारे में बहुत बातें किया करते थे। आज आपसे मिलकर मेरे को बहुत 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 खुशा हो रहा है। एलिना वो खुशा नहीं खुशी होती है, और माँ को ना थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो तुम इंग्लिश में बात कर सकती हो। क्यों माँ, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल सही कर रहा है। अच्छा अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और आराम कर लो। मैं भी कुछ खाने के लिए लाती हूँ तुम दोनों के लिए। इतनी दूर से आए हो, भूख तो लग रही होगी ना दोनों को। जानकी इतना बोलकर उन दोनों को कमरे में छोड़ देती है और जल्दी से दुकान से मीठे समोसे और आलू वाले समोसे मंगवा लेती है। कुछ देर बाद जब जानकी अपनी बहू और बेटे के कमरे में समोसे लेकर जाती है तो रवि कहता है, अरे माँ, इसकी क्या जरूरत थी? हम कोई पढ़ाई थोड़ी है जो हमारे लिए इतनी खातिरदारी कर रही हो आप। अरे हम तो आपके अपने बेटे और बहू हैं। हाँ तुम दोनों मेरे ही बच्चे हो, लेकिन भूख तो लगी होगी ना, और बहू के लिए कुछ मीठा बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने बाहर से ही मीठे वाले समोसे मंगवा लिए हैं। सोचा बहू को अच्छे लगेंगे। मीठे समोसे? ये मीठे समोसे क्या होते हैं? बहू जब तक खाओगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा तुम्हें कि मीठे समोसे क्या होते हैं। जानकी अपनी बहू को मीठे समोसे खिलाती है। मीठे समोसे अलीना को बहुत अच्छे लगते हैं। माँ जी, वो था मीठा समोसा? रवि ऐसा कुछ हमारे विदेश में नहीं मिलता। हम तो वहाँ बस ग्रीन वेजिटेबल ही खाते थे, लेकिन मीठा समोसा बहुत यमी है। देखा, मैं तो कह ही रही थी कि बहू को मीठा समोसा बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, और देखो बहू को तो वाकई इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा बहू, अब ये आलू वाला नमकीन समोसा भी खा के बता कैसा है। नो नो माँ जी, मुझे बस ये स्वीट वाला ही समोसे दीजिए।
एक्चुअली मुझे यही खाना बहुत टेस्टी लगता। अरे एलिना, तुम्हें तो मीठा पसंद ही नहीं था, तो तुम ये मीठा इतना खा क्यों रही हो? ये देश ज्यादा पसंद आ गया क्या, या देश की मिठास भाग गई है तुम्हें? द स्वीट समोसा, आई लव इट। माँ जी, आपके पास ये वाले समोसे और हैं क्या? मुझे दीजिए ना और खाने के लिए। विदेश में बोरिंग खाना खा खा कर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। कोई बात नहीं बहू, यहाँ तेरी सास रोज तुझे एक से एक बढ़िया चीजें बनाकर खिलाएगी। अलीना को मीठा समोसा बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो खूब रच के समोसे खाती है, जिसके बाद अलीना मीठे समोसे की शौकीन हो जाती है और आए दिन वही मंगवा कर खाती रहती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद जानकी अपनी बहू के साथ पड़ोसन रमा के घर आती है। देख रमा, तू कहती रहती थी ना कि मैं अपनी बहू को तेरे घर लेकर नहीं आती हूँ। आज मैं अपनी बहू को तेरे घर लेकर आई हूँ अपने साथ, और खूब गप्पे भी करेंगे हम लोग। आज तो सूरज पक्का कहीं और से ही निकला है। चल, अच्छी बात है, कहीं से भी सूरज निकला हो, लेकिन तू मेरे घर मुझसे मिलने तो आई। अच्छा बताओ कि मैं क्या खाने को लाऊं तुम्हारे लिए? हम क्या तेरे घर इसलिए ही आए हैं कि तुम हमसे खाने के लिए ऑर्डर लेती रहो? अरे आए हैं तो बैठकर चार बातें कर। नो नो मॉम जी, इनको कहिए ना ये वो वाला स्वीट समोसा लाए, मुझे खाने हैं। स्वीट समोसा? ये कौन सा समोसा है? अरे ये मीठे वाले समोसे की बात कर रही है। बड़ी शौकीन है ना ये मीठे वाले समोसे की। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि विदेश में रहने वालों को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है। ऐसे क्यों बोल रही है? मेरी बहू को विदेश में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी तो नहीं थी, लेकिन देख तो सामने से भला कभी कोई कुछ मांगता भी है? थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए ना। चल कोई बात नहीं, पहली बार आई है तो मैं भी तेरी बहू की पसंद का ध्यान ही रखती हूँ। नो नो आंटी जी, मुझे मेरी सास ने कभी किसी चीज की कमी नहीं रखी है। मैं स्वीट समोसे अपनी सास को बोल दूंगी, वही खिला देंगी मुझे। चलिए माँ जी, आपकी फ्रेंड बहुत रबिश टॉक कर रही हैं। अलीना वहाँ से अपनी सास को लेकर चली जाती है। अलीना अब इसी तरह रोज मीठे समोसे खाया करती और खुश रहती। कुछ दिनों बाद अलीना दुकान पर मीठे समोसे लेने जाती है। ब्रदर, ये स्वीट समोसे पैक कर दो। अरे मोहतरमा, ये स्वीट समोसा क्या होता है? हम तो बस नमकीन समोसा और मीठा समोसा ही बनाते हैं। ये तो हम पहली बार ही सुन रहे हैं। अरे तनिक बुझाओ हमें, ये क्या है? ब्रदर, ये जो आप बना रहे हो उसे ही स्वीट समोसा कहते हैं। चलो अब पैक कर दो। अच्छा, अरे आप ही समोसा की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, बताओ कितने पैक कर दूं? पूरे 20 पीस पैक करना। अरे बिलायत से आई हो का? अंग्रेजी ही बोले जा रही हो, तनिक हिंदी बोलो, ये कोई बिलायत नहीं है। अरे जौनपुर है, यहाँ कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, हिंदी ही चलत है बस। 20 का मतलब 20 होता है ब्रदर। आपको थोड़े अपडेट रहना पड़ेगा। अच्छा काम करते हो, स्वीट समोसा भी अच्छा बनाते हो, लेकिन थोड़ा अपडेट तो आपको भी रहनी पड़ेंगे ना। ये बताइए, आप 20 समोसा वो भी मीठा वाला काहे ले जा रही हैं? अरे घर में कोनो शादी वादी है का? आई एम बहुत हंग्री हूँ। मेरा फेवरेट समोसा भी तो है ना, इसलिए मैं अपने लिए ले रही हूँ। अजीब है भाई, इतना मीठा कौन खाता है? यार हमको तो अपना धंधा चलाना है। 20 का 40 ले लीजिए। अलीना दिन पर दिन बहुत ज्यादा मीठे समोसे खाने लगती है और इस बारे में उसकी सास की भी वो बातें अनसुनी कर दिया करती। कुछ दिनों बाद अलीना की काफी ज्यादा तबीयत खराब होती है, लेकिन वो फिर भी मीठे समोसे खाना नहीं छोड़ती। एक दिन जब वो मीठा समोसा खा रही थी, तभी उसे हिचकियां आने लगती है। माँ जी, अलीना की आवाज सुनकर वहाँ उसकी सास जानकी आती है। क्या हुआ? माँ जी क्यों बोले जा रही है तू? माँ जी, मेरे को हिचकी आ रही है, जल्दी से पानी दे दो ना। अच्छा, अब अपनी सास की याद आ गई। अभी तक तो बड़े मजे से मीठे समोसे खा रही थी, तब तो तुझे मेरी याद नहीं आई कि सास भी कुछ बोलती है। माँ जी प्लीज अभी पानी ला दो ना। नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं दे रही। तुझे कभी मेरी बात माननी ही नहीं होती है, तो अब पानी भी खुद ही जाकर ली। जानकी बहुत गुस्से में थी और वो अपनी बहू को पानी तक नहीं देती। अलीना खुद ही पानी लेने जा रही थी कि तभी उसे चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। अलीना को होश नहीं आ रहा था, इसीलिए जानकी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। अलीना के सारे टेस्ट होते हैं और पता चलता है कि उसे शुगर की बीमारी है। जानकी अलीना के कमरे में जाती है, जहाँ अलीना आराम कर रही होती है। बहू, अब तो तुझे समझ आ गया ना कि मीठा भी उतना ही खाना चाहिए जितने से मिठास बनी रहे। अगर मिठास ज्यादा हो जाती है तो परेशानी हो जाती है। यस माँ जी, आप सही कह रहे हैं। मैं विदेश से आई हूँ, मुझे स्वीट समोसे इतने यम्मी लगे कि मैंने अपने खाने पर कंट्रोल ही नहीं किया। चलो
अब अकल आ ही गई है तो जरा संभाल कर रही हो। थोड़ा सा भी मीठा खाना हो तो तेरी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। जी माँ जी, अब मैं ज्यादा केयरफुल रहूंगी। और स्वीट समोसा तो क्या, अब मैं कोई भी स्वीट्स नहीं खाऊंगी। अलीना को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो मीठा समोसा खाना बंद कर देती है, क्योंकि अब बात उसकी सेहत पर बनाई थी। अमन अपनी बेबी हर्षिता से बात करते हुए कहता है, लो, अब तो मेरी बहन अपने हॉस्टल भी चली गई। अब तो हम दोनों को अकेले के लिए थोड़ा समय मिलेगा। ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? एक तो मेरी ननद को थोड़े दिन रुकने भी नहीं दिया, अब ऊपर से खुश हो रहे हो। खुद तो अपने ऑफिस चले जाते हो, मैं यहाँ घर में अकेली रह जाती हूँ। हाँ, तभी तो अच्छा है ना। जब से शादी हुई है मेरी बहन आई थी, लेकिन जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मुझे ही बोलना पड़ा कि तेरे हॉस्टल से कॉल आया था। शादी के बाद अभी तक हमने थोड़ा सा भी समय साथ नहीं बिताया है। और तुम्हें क्या है, तुम तो जब देखो चिपकी रहती थी ना मेरी बहन के साथ। हाँ, तो आपकी बहन मेरी ननद भी लगती है, उसकी वजह से ही मेरा मन लगने लगा था। लेकिन आपने तो उसे भी झूठ बोलकर भेज दिया। ऐसा कोई करता है क्या भला? अरे कोई नहीं करता है, लेकिन मुझे करना पड़ा, क्योंकि एक तो हमारा घर छोटा है, एक ही कमरा है। अब मेरी बहन भी यहीं रह रही थी, तो तुम दोनों साथ सोते और मुझे बाहर अकेले सोना पड़ता था। अच्छा, तो ये बात है कि आपको अकेले सोने का मन नहीं था, इसलिए आपने झूठ बोला। आपके झूठ की वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है आपको पता भी है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? मेरी ननद थी तो मुझे कितनी मदद हो जाती थी। नई नई शादी करके आई थी, तब से लेकर अब तक वो साथ थी मेरे। बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई थी मेरी तो वो। कोई नहीं, अब से मैं तुम्हारा दोस्त बनने की कोशिश करूंगा ना। और क्या चाहिए तुम्हें? अब ना तुम मुझे ज्यादा ताने मत दो, वैसे ही इतने दिनों बाद हमें अकेले समय मिला है। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वही सही है हमारे लिए। अब खुश? दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और जैसे ही अमन हर्षिता का हाथ पकड़ता है कि तभी घर की डोरबेल बजने की आवाज आती है और हर्षिता दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजा खोलती ही हर्षिता की माँ सुरेखा बाहर खड़ी थी। हर्षिता अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। वो अपनी माँ को अंदर लेकर आती है और अंदर से आवाज लगाकर अमन को बुलाती है और अमन से कहती है, अरे ये देखो, मेरी माँ और आपकी सासू माँ आई है। माँ, आपको पता है मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी। मेरा मन ही हो रहा था आपसे मिलने का और आप खुद यहाँ आ गई। बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, मेरा भी घर पर अकेले मन नहीं लग रहा था और बहुत दिन हो गए थे तुझे देखा भी नहीं था, तो सोचा एक बार मिल आऊं, मुझे भी अच्छा लगेगा ना। दामाद जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो खुश नहीं है क्या? अरे सासू माँ, ये कैसी बात कर रही हो? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ आई। आपकी बेटी से ज्यादा मुझे खुशी हुई है आपके आने की। वैसे आप बताओ, कैसी हो? ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, सब ठीक है। वैसे अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं यहाँ कुछ दिन रुक सकती हूँ। वो क्या है ना, मुझे हर्षिता की याद भी बहुत आ रही थी और यहाँ पास के अस्पताल में मेरा इलाज भी चल रहा है। इलाज? किस चीज का माँ? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? पहले हमें बताइए आप क्या हुआ है। अरे हाँ, मैं ठीक हूँ, बस वो थोड़ा घुटनों में दर्द हो रहा था, तो मुझे किसी ने बताया कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए यहाँ आ गई और इलाज के साथ साथ उससे मिलना भी हो गया। माँ, ये आपका ही घर है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है और आप यहीं रहोगी जब तक आपका मन रहेगा। इतने दिनों बाद आई हो आप। वैसे तो आपको जाने नहीं देने वाली मैं। अमन, सही बोल रही हूँ ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। लो, हो गया काम। इतनी मुश्किल से अपनी बहन को हॉस्टल वापस भेजा था, तो अब मेरी सास आ गई। अब क्या सास की भी विदाई करवाऊं मैं? अमन बेचारा इतना उतावला था कि अब अपनी बीवी के साथ थोड़ा समय बिताने को मिलेगा, लेकिन अमन की सास घर आ गई थी और अमन को ना चाहते हुए भी खुशी खुशी हाँ करना पड़ता है। अब उसकी सास आई है तो अमन को अपनी बीवी के साथ फिर समय कहाँ मिलने वाला था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद हर्षिता सुबह सुबह किचन में खाना बना रही थी। तभी पीछे से अमन आकर उसे अपनी बाहों में भरकर कहता है, तुम्हें क्या मजा आता है मुझे ऐसे तड़पाने में? जब देखो अपनी माँ के साथ लगी रहती हो। माँ आई है तो माँ के साथ भी तो थोड़ा समय बिताने को मिलना चाहिए ना। आपका क्या है, आप तो यही रहते हो और आपको पता है माँ क्या बोल रही थी? माँ बोल रही है जल्दी नानी बना दो उन्हें। हाँ, तो मेरी सासू माँ को बोलो ना, अपने दामाद और बेटी को थोड़ा अकेले समय भी देना होता है। बोल दो कि मेरी सास विदाई ले ले घर से, तो नानी भी जल्दी बन जाएंगी वो। आप भी ना कैसे बोल रहे हो? अपनी सासू माँ की विदाई कौन करवाता है? और वैसे भी वो अपनी बेटी के घर आई हैं, तो आप कुछ बोलो ही मत। उनकी मर्जी, जब तक रहना होगा तब तक रहेंगी वो। हाँ हाँ, उन्हें क्या, प्रॉब्लम तो मुझे हो रही है ना। अब तो सास की विदाई सच में करवानी पड़ेगी। क्या कुछ कहा आपने? नहीं बाबा, कुछ नहीं कहा मैंने। जाओ मेरी सासू माँ को नाश्ता करवाओ, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अमन वहाँ से ऑफिस चला जाता है, लेकिन अब उसे अपनी सास की विदाई करवानी थी, इसीलिए वो सास की विदाई करवाने की सोचने लगता है।
और शाम को ऑफिस से घर आता है और घर आते ही हर्षिता और अपनी सास को बुलाता है। दोनों से कहता है, सासू माँ, आपके घुटने का दर्द ठीक हुआ या नहीं? अगर नहीं हुआ है तो बताओ, मेरा एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर फ्रेंड है, उसके पास चलते हैं हम लोग, वहाँ पर आपका इलाज करवाएंगे। हाँ ठीक तो हो रहा है, लेकिन कुछ दिन तक और जाना है। वो क्या है ना, डॉक्टर साहब के यहाँ एक थेरेपिस्ट भी है, वो मेरी एक्सरसाइज करवाता है, तो उससे मुझे बहुत आराम मिल जाता है, इसलिए किसी और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप टेंशन मत लो, मैं माँ के साथ रोज जाती हूँ और वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, माँ का अच्छे से इलाज कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में माँ के घुटनों का दर्द भी ना ठीक हो जाएगा। अरे टेंशन कैसे ना हो, आखिर मेरी सास है और मेरी सास की विदाई होगी तो दर्द के साथ थोड़ी होगी। उनके घुटनों का दर्द ठीक होगा तभी तो उनकी विदाई होगी ना। तुम भी समझती नहीं हो बिल्कुल। सास की विदाई? क्या मतलब है दामाद जी आपका? मेरी विदाई करवा रहे हो क्या आप? अरे नहीं, मेरा तो ये मतलब था कि जब भी आप जाओगी, जब कभी भी आपकी विदाई होगी तो इस घुटने के दर्द के साथ नहीं होनी चाहिए ना, इसीलिए बोल रहा था मैं। सास की विदाई होगी और कोई मतलब थोड़ी है। अच्छा, आपका यही मतलब था, हमें तो लगा कुछ और ही है, लेकिन कोई बात नहीं। अमन अपने दिल की बात बोल देता है, लेकिन फिर वो झूठ बोलकर मुकर भी जाता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। अमन की सास है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और अमन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों बाद सब लोग घर पर होते हैं तो अमन का ससुर मनोज घर आकर कहता है, क्या हुआ भाग्यवान, यहाँ आने के बाद मुझे तो बिल्कुल ही भूल गई। मैं तुम्हारे मायके से विदाई करवा के लाया था अपने घर, अब क्या मुझे यहाँ अपनी बेटी के घर से भी विदाई करवानी पड़ेगी, तभी तुम वापस आओगी? अरे ससुर जी, आप यहाँ मेरी सास की विदाई करवाने आए हो? मुझे तो लगा मेरी सास यहीं रहेंगी। अब आइए आइए। अरे आप भी ना, पता नहीं क्या दिक्कत है, जब देखो सास की विदाई के लिए बोल देते हैं। और पापा आप अचानक आ गए, बताया भी नहीं कि आने वाले हो। अरे तुम भड़क क्यों रही हो? मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, ससुर जी आए हैं, अब तो वो भी हमारे साथ रहेंगे ना यहीं पर। क्यों ससुर जी, सही बोल रहा हूँ ना? नहीं बेटा, मैं तो यहाँ सुरेखा को ही लेने आया हूँ। तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी थोड़ी, इन्हें क्या है, ये तो काम के लिए दूसरे शहर चले जाते हैं। अब मैं अपना इलाज करवाने अपने दामाद के घर आई हूँ तो याद आ गई इनको। तभी तो लेने आया हूँ। तुम्हें बहुत शिकायत थी ना कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर काम पर चला जाता था, तो अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा क्योंकि मुझे रिटायरमेंट मिल गई। अब तुम्हें जहाँ जाना है चलो, मैं लेकर चलूंगा। लेकिन माँ के तो घुटनों में दर्द है ना, माँ कैसे घूमने जा सकती है? माँ को यहीं रहने दो, इलाज के बाद ले जाना। अरे इसको क्या पंचायत है, जाती हुई बला को खुद से क्यों रोक रही है? अरे नहीं, मैं जा सकती हूँ, अब तो वैसे भी मेरे घुटनों का दर्द ठीक है और ये मुझे खुद लेने आए हैं, तो क्यों ना जाऊँ। चलो, सास की विदाई आखिरकार हो ही गई। जो काम मैं नहीं कर पाया वो मेरे ससुर जी ने कर ही दिया। अमन बहुत खुश हो जाता है और जब उसकी सास की विदाई होती है तो वो धूमधाम से अपनी सास की विदाई करवाता है, जिसके बाद फाइनली उसको अपनी बीवी के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। रीमा एक वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन रीमा जिस लड़के से प्यार करती थी वो नॉन वेजिटेरियन था, जिसका नाम अरुण था। अरुण एक बंगाली फैमिली से है। ऐसे ही एक दिन सरिता पूजा की थाली लेकर अपनी बेटी के पास जाती है और कहती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इधर आ रीना, टीका लगवा ले। माँ मैं अभी फ्रेश तक नहीं हुई हूँ, मुझे भी फ्रेश होना है, फिर टीका लगा देना। शिव शिव शिव, गंदी लड़की, सुबह कितने बज रहे हैं, अभी तक नहाई भी नहीं है। जा जाकर नहा ले और जल्दी से भगवान जी की आराधना भी कर ले। माँ आप ऐसे मत कहा करो, मुझे पता है कब क्या करना है। अब बड़ी हो चुकी हूँ, छोटी बच्ची नहीं रही। अब ऐसे समझाया मत करो मुझे हर बात पर। रीमा इतना कहकर अपने रूम में चली जाती है और कुछ देर बाद तैयार होकर वो अरुण से मिलने जाती है। अरुण भी उससे पार्क में मिलने आता है। तभी रीमा दूर से हाथ हिलाते हुए अरुण को पुकारती है, अरुण जी इधर देखो, यहाँ हूँ मैं, जल्दी आओ। कितना वक्त लगा दिया आपने अरुण जी, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। कहाँ थे अब तक आप? आपको वक्त की कोई कदर ही नहीं है। किसी लड़की को ऐसे कौन वेट करवाता है? आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है, हद है। बस बस मेरी राजधानी एक्सप्रेस, बस करो, आराम से थोड़ी देर बैठ जाओ, पहले सांस तो ले लो, फिर शुरुआत से शुरू करना। मेरी राजधानी एक्सप्रेस, इतना सब कुछ एक सांस में कैसे बोल लेती हो तुम? जैसे आप मुझे वेट करवा लेते हो वैसे ही, और ये हुनर आपसे ही तो सीखा है मैंने। आपका ही दिया हुआ गिफ्ट है जो मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। और बताइए। मैं सोच रहा हूँ तुम लड़कियाँ इतना बोल कैसे लेती हो? इतना दिमाग है तो नहीं तुम्हारे पास? कुछ अच्छे काम में क्यों नहीं लगाती हो अपना दिमाग? जो थोड़ा बहुत बचा कुचा होता है तुम्हारे पास, उसे यूं ही क्यों वेस्ट करती हो? अगर उसे थोड़ा यूज कर लोगी तो तुम्हारा ही तो फायदा होगा ना। बस कीजिए, अगर इतनी ही मेरी बातें आपको चुभती हैं तो बोलना ही बंद कर दूंगी। बता दीजिए ना, आपको भी सुकून मिल जाएगा मेरी बातें ना सुनकर। मैं दुनिया का पहला ऐसा मर्द हूँ
जिसने आज अपनी होने वाली बीवी की बोलती बंद कर दी हो। यस। ओके बाबा, माफ कर दो। अब मजाक नहीं करूंगा, सच बोल रहा हूँ। देखो, बदतमीजी मत करो, वरना मैं जो बात बताने आया हूँ वो नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी तुम्हें। कौन सी बात, जल्दी बताओ। क्या माँ हमारी शादी के लिए मान गई? हमारे रिश्ते से उनको कोई एतराज नहीं है? जल्दी बताओ ना। हाँ, मान गई हैं। माँ हमारी शादी के लिए मान गई हैं। लेकिन तुम अपनी माँ से कब बात करोगी? उनको भी तो बताओ अपने रिश्ते के बारे में, तभी तो शादी की बात आगे बढ़ेगी ना। हाँ, आज ही बता दूंगी माँ को हमारे बारे में, ताकि उनको किसी और से ना पता लगे। इतना कहने के बाद रीमा और अरुण अपनी अपनी घर चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और ऐसे ही एक दिन रीमा अपनी माँ को बोलती है, माँ, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। कैसे कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ, यही सोच रही हूँ। आप समझ पाओगे या नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन कहना तो पड़ेगा ना। क्या बोले जा रही है? जो भी बोलना है सीधे सीधे बोल। ऐसे जलेबी की तरह बातें मत घुमाया कर। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तू कहना क्या चाहती है। सीधे सीधे बोल ले। माँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। वो भी मुझे बहुत पसंद करता है। उसने अपनी माँ को हमारे रिश्ते के बारे में भी बता दिया है। क्या 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 कहा तुमने? कि तू किसी से प्यार करती है और उसी से शादी भी करना चाहती है? और मुझे अब बता रही है उसने अपनी माँ को भी बता दिया और तूने बताना जरूरी तक नहीं समझा। चल ठीक है, ये बता लड़का करता क्या है? क्या है उसका नाम? माँ, उनका नाम अरुण कुमार घोष है। कलकत्ता से हैं वो, यही जॉब करते हैं। और अरुण जी ब्राह्मण नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियन है। शिव शिव शिव, नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और ये मच्छी खाने वाले ही तुझे पसंद कैसे आया? कोई और ढूंढ ले, उसी से शादी करवा दूंगी, पर मच्छी खाने वाले से नहीं। और मच्छी खाने वाले का नाम भी कैसे ले रही है? ये नहीं हो सकता। बस बात खत्म। अब मुझे कुछ नहीं कहना और ना ही आज के बाद तू उस लड़के से कभी मिलेगी। अगर कभी मिली तो समझ लेना तुम्हारा इस घर से रिश्ता ही खत्म है। सरिता अपनी बात खत्म करने के बाद फिर से पूजा करने चली जाती है। रीमा अपनी कमरे में जाकर रोती रहती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब अरुण को रीमा की चिंता हो रही थी और ऐसे ही एक दिन जब वो उसके फोन के जवाब भी नहीं दे रही थी तो अरुण रीमा के घर पहुंच जाता है और जाकर देखता है कि रीमा का घर फूलों से दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रीमा, रीमा, कहाँ हो तुम? बाहर आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तभी रीमा और रीमा की माँ सरिता वहाँ आ जाती है और सरिता अरुण को कहती है, तुम कौन हो और ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो मेरे घर में? तमीज नहीं है कि किसी के घर में आकर ऐसे चिल्लाया नहीं जाता। मैं रीमा को लेने आया हूँ। रीमा की शादी होने वाली है। होने वाली है? अभी तक हुई नहीं है मेरी होने वाली सासू माँ। कुछ देर बाद अरुण रीमा को लेकर चला जाता है और दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। अरुण रीमा को अपने घर लेकर चला जाता है, जहाँ उसकी सास करुणा उनका घर प्रवेश करवाती है। ऐसे ही अगले दिन जब रीमा अपनी पहली रसोई में मीठा बनाने जाती है तो उसकी सास उसे कहती है, बहू क्या बना रही हो? माँ जी, पहली रसोई है, सोच रही हूँ गाजर का हलवा बना दूं या फिर खीर बना लूं, आप ही बता दो। बहू, तुम्हें तो मालूम है हम बंगाली है और हमारा रिवाज कुछ अलग है, इसीलिए तुम्हें पहली रसोई में मीठा नहीं बल्कि फिश बनानी पड़ेगी। इसी से रसोई की शुरुआत करो। लेकिन माँ जी, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, आज तक मैंने ये सब कभी नहीं बनाया। क्यों नहीं होगा? तुम्हें मालूम नहीं था क्या कि अरुण बंगाली है? उसे फिश करी कितनी पसंद है। किसी और के लिए ना सही, लेकिन अरुण के लिए तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा फिश करी बनाना और खाना। करुणा की बात सुनकर रीमा सोचने लग जाती है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रीमा अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी और उसे मच्छी की महक आती है। वो रसोई की तरफ खुद को खिंचा हुआ पाती है और अपने मन में कहती है, ये कैसी खुशबू है जो मेरे कमरे तक पहुंच गई सुबह सुबह? कहाँ से आ रही है? लगता है रसोई में कोई कुछ बना रहा है, लेकिन ऐसा क्या बना रहा है जो इतनी तेज खुशबू सीधी मेरी नाक में ही घुस गई। रसोई में अपनी सास को फिश करी बनाते देखकर रीमा कहती है, माँ जी, ये क्या बना रही हो आप सुबह सुबह? मेरे बेटे के लिए मच्छी कड़ी बना रही हूँ। क्या करूँ, ऐसी बीवी लाया है जिसे उसकी पसंद ही नहीं पसंद। हमारे घर में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन माँ जी, मैं ये कह रही थी कि ये खुशबू जो है, उस खुशबू की वजह से मैं अपने रूम से यहाँ तक खींची चली आई हूँ। कैसे बना रही हो मुझे भी टेस्ट करवाना। क्या बात कर रही हो? तुम्हें टेस्ट करना है? रुको थोड़ी देर, बस ज्यादा नहीं रुकना है। लेकिन माँ जी, आप ये कैसे बना रही हो जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और मुझे यहाँ तक खींचती हुई लेकर आई है? कुछ देर बाद करुणा रीमा को फिश करी टेस्ट करने को देती है और रीमा को वो बहुत पसंद आती है। फिश करी अब वो ऐसे ही रोज आए दिन खाने लगती और बनाया भी करती और सबको खिलाती। रीमा के हाथ की फिश करी खाकर करुणा और अरुण
उसकी तारीफ करती है। वाह, खूब भालो, बहुत टेस्टी बनाया है। तुमने कहाँ से सीखा इतना टेस्टी फिश करी बनाना? माँ जी ने मुझे सिखाया है। माँ जी, आपको कैसा लगा? आपने बताया नहीं। आपको स्वाद पसंद आया या नहीं? बहुत अच्छा बनाया है बहू तुमने, मुझसे भी ज्यादा टेस्टी। करुणा की बात सुनकर रीमा बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही रोज वो फिश करी बना के सबको खिलाती है और खाती। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और ज्यादा फिश करी खाने की वजह से रीमा के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। ओ माँ, मर गई रे। हाय मेरा पेट। माँ जी। तभी करुणा आती है। क्या हुआ? माँ जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बोलती थी मैं कि रोज फिश कड़ी मत खाओ, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। रुको, अभी दवा लाकर देती हूँ। हाँ माँ जी, दवा दे दो मुझे। उसके बाद मैं फिश करी कभी नहीं खाऊंगी। मैं तो वेजिटेरियन ही सही थी। आज से फिश करी खाना बंद। करुणा रीमा को दवा देती है और उसका पेट दर्द ठीक हो जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं और अब रीमा ने फिश करी खाना बंद ही कर दिया था। सीमा एक कम उम्र की औरत थी जिसके पति रोहन का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। जब सीमा के पति का अंतिम समय था तब उसने सीमा से कहा, सीमा, मुझे माफ कर दो। आज मेरी ही गलतियों की वजह से तुम्हें इस दुनिया में अकेला रहना पड़ेगा। देखो सीमा, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी। ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा मेरे होते हुए। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आपके अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? और मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी। मैंने आपसे प्यार किया है और हमेशा आपसे ही करूंगी। जैसे ही सीमा अपनी बात खत्म करती है वैसे ही राहुल की मौत हो जाती है। सीमा और राहुल ने प्रेम विवाह किया था, इसलिए सीमा की सास सीमा को पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। ऐसे ही एक दिन सीमा की सास रजनी सीमा को ताने देते हुए कहती है, मैंने अपने बेटे को कहा था इस अभागन से शादी मत कर, तेरे साथ सबको ले डूबेगी, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है इस घर में। खा गई चुड़ैल मेरे हंसते खेलते बेटे को। माँ जी, वो आपके बेटे जरूर थे, लेकिन मेरे पति भी थे। उनके जाने के बाद आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगी, उनको ये सब पता था। तभी उन्होंने मुझे कहा था कि तुम दूसरी शादी कर लेना। अच्छा, मुझे तो नहीं कहा उसने तेरी दूसरी शादी करवाने के लिए। हे भगवान, मेरे बेटे को गुजरे हुए 10 दिन नहीं हुए हैं और ये अभी से अपना रंग दिखाने लग गई है। करमजली, मेरे बेटे की चिता की आग अभी शांत नहीं हुई है, अभी से दूसरी शादी की बोल रही है। माँ जी, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी है। बात को समझकर बोला कीजिए। हर बात पे ताना मारना सही नहीं होता। हमेशा मुझे ही कसूरवार ठहराती हो। आखिर दुश्मनी क्या है आपसे मेरी? दुश्मनी? और तुझसे? अरे बेशरम, दूसरी शादी की बात तू करती है और कुछ कहो तो ताना मारती हूँ कहती है। करमजली, शर्म कर ले। मेरे बेटे को तो तू खा गई, अब भोली बन रही है। रजनी को सीमा पहले से ही पसंद नहीं थी, इसी वजह से रजनी अपने बेटे की मौत का कारण सीमा को ही मानती। ऐसे ही एक दिन रजनी सीमा को घर से निकलने को कहती है। देखो सीमा, अब तुम यहाँ इस घर में नहीं रह सकती। जितनी जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और पोटली लेकर यहाँ से निकलो। सुबह सुबह किसी विधवा का मुंह देखना अपशगुन होता है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? वो आपका बेटा था और मेरे पति थे। आप अपने ही बेटे की विधवा बहू को ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकती हो? और रही बात इस घर को छोड़कर जाने की, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आपके बेटे से मैंने वादा किया था कि मैं इस घर को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर अगर तुझे रहना है तो विधवाओं की तरह ही रहना पड़ेगा। वो जैसे रहते हैं, खाते पीते हैं, वैसे ही रहन सहन करना पड़ेगा। अगर ये सब करना मंजूर है तो रह सकती है। माँ जी, आप जैसा कहोगी ना मैं वैसा ही करूंगी। रही बात विधवा के जैसे रहना खाना, तो मैं वो सारे नियम करूंगी जो आप मुझे बताओगी। रजनी सीमा को कच्चे मकान में रहने देती है। एक वक्त का खाना और जमीन पर सोना, ये सारे नियम बताती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब सीमा अपने मकान के पीछे वाले हिस्से में कुछ सब्जियां उगाती है और उनकी देखभाल करती है। एक रोज सीमा अपनी तुलसी को पानी दे रही थी, तभी उसकी सास बोलती है, तुझे कितनी बार बोला है सुबह सुबह अपनी मनहूस शक्ल मत लेकर आया कर। तेरी शक्ल देखकर पूरा दिन बर्बाद हो जाता है मेरा। वैसे ही मनहूस है तू। तेरी शक्ल देखकर मुझे मेरे बेटे की याद आती है। पता नहीं कैसे पसंद आ गया उसे तेरा ऐसा मनहूस चेहरा। माँ जी, मैं तो तुलसी को पानी देने गई थी। आगे से ध्यान रखूंगी कि मैं आपके सामने ना आऊँ। मुझे माफ कर दीजिए। ध्यान में रहे, हमेशा मैं नहीं बताऊंगी तुझे। अब निकल यहाँ से मनहूस शक्ल लेकर। रजनी ताने मार ही रही थी कि तभी उनकी पड़ोसन विमला वहाँ आती है और कहती है, क्या हो गया रजनी जी? अपनी विधवा बहू को डांट क्यों रही हो? क्यों बहू, तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया क्या? अरे जरा संभल के रहना अपनी सास से। पता नहीं कब तुम्हें घर से निकालने की योजना बनाए। बस करो विमला बहन, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही तुम? अगर मेरे ज्यादा बोलने से तुमको तकलीफ हो रही है ना, तो मत करो ऐसे काम जिसकी वजह से मेरा मुंह खुले। इतना बोलकर रजनी और विमला चली जाती हैं। कुछ देर बाद सीमा अपने पुराने लम्हों की यादों में खोकर रोने लगती है। तभी उसके घर उसकी सहेली किरण आती है।
जिसे देखकर सीमा फूट फूट कर रोती हुई कहती है। किरण अच्छा हुआ तू आ गई। एक तू ही तो है जो मेरी सच्ची सहेली है। शादी के बाद तुझसे दूर भी हो गई। देखना मेरे साथ क्या हो गया। जिसको मैंने प्यार किया वही मुझे छोड़कर चला गया। अब होनी को कौन टाल सकता है। भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। सीमा तू पहले कितनी सुंदर थी और अब देख खुद को, क्या हाल बना रखा है तूने अपना। कुछ नहीं, आजा बैठना। सीमा ये क्या है, सूखी रोटी और प्याज। तुझसे तो रोटी खाई भी नहीं जाती थी, तो ये क्या है। वैसे भी तुझे पिज्जा कितना पसंद है और तू हमेशा अपने साथ मेरे लिए भी हेल्दी पिज्जा लाया करती थी अपने घर से बनाकर। और अब ये मेरा नसीब है और मेरी सास का कहना है अगर उनके साथ रहना है तो मुझे ऐसे ही जीवन जीना है। मेरे सारे रंग, मेरी सारी खुशियाँ मेरे पति के साथ ही चली गई। ऐसा नहीं होता, जिसको जाना होता है वो चला गया। अब तू एक आदमी के पीछे अपनी जिंदगी ऐसे बिताएगी क्या। तेरी अभी उम्र ही क्या है। किरण मैं एक विधवा हूँ। किरण सीमा की बात सुनकर उसे हंसाने की कोशिश करती है और उसका मूड ठीक करने के लिए सीमा से कहती है। सीमा तेरे हाथ का बहुत दिनों से पिज्जा नहीं खाया है और मुझे तेरे हाथ का पिज्जा बहुत याद आ रहा है। रुक, मेरे पास आटा और कुछ सब्जियां हैं, मैं उसी से तेरे लिए पिज्जा बना देती हूँ। अगर तुझे खराब लगे तो मुझे माफ कर देना। सीमा अपनी छोटे से खेत से कुछ सब्जियां लेकर आती है और कुछ देर बाद किरण को पिज्जा बनाकर खिलाती है। और तभी किरण सीमा से कहती है। वाह सीमा, मजा आ गया खाकर। मैं तुझे कुछ कहूँ, तू ना एक दुकान खोल ले पिज्जा की, और मेरे पास एक दुकान भी है। अगर तू वहीं पर अपनी पिज्जा की दुकान लगाए करेगी तो तेरी मदद करूंगी दुकान खोलने में। ठीक है, मैं माँ जी से पूछ लेती हूँ। अगर उनसे नहीं पूछा तो बवाल हो जाएगा। मेरी सास नियमों की बहुत पक्की है, शायद ही वो मुझे इस काम के लिए हाँ बोलेंगी। ऐसे कैसे हाँ नहीं करेंगी, तेरी भी रोजमर्रा की जिंदगी है, कुछ खर्चे हैं। मुझे कुछ नहीं पता, तुझे अपनी दुकान खोलनी ही पड़ेगी। सीमा अपनी सास को पिज्जा की दुकान खोलने के बारे में बताती है, लेकिन रजनी नहीं मानती। लेकिन सीमा अपनी सास की कही बात को नहीं मानती और अपनी सहेली किरण के साथ मिलकर पिज्जा की दुकान खोलती है, जिससे उसको बहुत फायदा होता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन रजनी के घर सेठ जी आए होते हैं और सीमा उनको बात करती सुनती है। देखिए बहन जी, आपका घर मेरे पास पहले से ही गिरवी है। अगर अब आपने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए, अब आपको बस एक हफ्ते का वक्त देता हूँ। जल्द से जल्द मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए, नहीं तो मैं आपका ये घर बेच दूंगा। सेठ जी, आपको तो पता है मेरे बेटे का देहांत हो गया है। एक ही बेटा था, वही कमाई करता था। मेरे पास अब दूसरा कोई कमाई का जरिया नहीं है। किसके पास अपने हाथ फैलाऊं? सीमा अपनी सास को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर कमरे में जाती है और पैसे लेकर आती है और सेठ जी के जाने के बाद अपनी सास को पैसे देते हुए कहती है। माँ जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पिज्जा की दुकान खोली है और उससे बहुत फायदा भी हो रहा है मुझे। और अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए। ये पैसे सेठ जी को दे देना और घर को छुड़वा लो। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे कितना सुनाया और बहुत कुछ बोला, लेकिन मुसीबत के समय तू ही मेरी मदद करती रही। रजनी को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो भी अपनी बहू के साथ पिज्जा की दुकान में उसकी मदद करती है। सीमा का पिज्जा बहुत स्वादिष्ट था, इसीलिए उसकी पिज्जा की दुकान अब जोरों शोरों से चलती है। ऐसे ही दोनों सास बहू अब एक